क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। A pendulum having a bob of mass m is hanging in a ship sailing along the equator from east to west. ठीक है, इस लाइन को अभी बाद में पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? When the ship is stationary with respect to water, the tension in the spring is T naught. वाटर के रेस्पेक्ट में यानी कि अर्थ के रेस्पेक्ट में जो अपनी शिप है वो स्टेशनरी है, तब उस रस्सी में जो टेंशन है वो टी नॉट है। अब पेंडुलम कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। इक्वेटर में है ये और रेस्ट पे है, तो यहाँ क्या लगेगा? एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी एम इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये लगेगा जहां पर जी की वैल्यू 9.8 है और ऊपर क्या लग रहा है भाई? टेंशन टी नॉट। तो टी नॉट की वैल्यू क्या हो गई? सिंपली एम इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये हो गई टेंशन की वैल्यू। अब क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सेस। तो भाई पानी अर्थ के साथ रोटेट तो कर ही रहा है ना, उस रोटेशन की वजह से सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कुछ ना कुछ स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो स्पीड क्या होती है हमको पता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है। ठीक है, तो पार्ट ए का आंसर कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा की वैल्यू अपने को पता है भाई कितनी होती है, 2 पाई रेडियन पर 24 आवर। उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, रेडियस की वैल्यू को भी एसआई यूनिट में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और ये आंसर आता है अच्छा, आंसर निकालना ही नहीं है भाई, सिंबल में ही आंसर निकालना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओमेगा आर ही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है। पार्ट बी देखते हैं अब। फाइंड द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टी नॉट एंड द अर्थ अट्रैक्शन ऑन द बॉब। ओके भाई, अर्थ की ग्रेविटी जो है, बेसिकली जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है? वो तो एम जी है। और टेंशन कितना लग रहा है? टेंशन लग रहा है टी नॉट, जिसकी वैल्यू हम लोग अभी देखे कितनी है, एम इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो भाई ये क्या दिख रहा है अपने को? एम जी कट गया और क्या आ रहा है आंसर? एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। आ गया आंसर, सिंपल। पार्ट बी का आंसर ये हो गया। पार्ट सी देखते हैं। इफ द शिप सेल्स एट स्पीड वी, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? अब यहां पर ध्यान दो, पहली लाइन को फिर से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ था पहली लाइन में? पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास m इज हैंगिंग इन अ शिप सेलिंग अलोंग द इक्वेटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट जा रही है कौन? शिप। जबकि अपनी जो अर्थ है वो कहां से कहां रोटेट करती है? वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, तभी तो सूरज ईस्ट से निकलता है ना। अब मैं पूरा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा यहाँ पर ऐसा समझ, अच्छा चलो ठीक है, बता ही देते हैं यार, ऐसी क्या बात है। सपोज करो ये अर्थ है और यहाँ पर अपना सन है। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ पर सन है, ये सन है अपना, और मान लो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक, नहीं यार, बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन चाहिए। अच्छा चलो, इसको रिलेटिव रिलेटिव मोशन से समझ लेते हैं। चलो सोचो भाई, अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है तो सन अर्थ के रेस्पेक्ट में ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करेगा। खत्म। ठीक है, मतलब जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी तभी तो सन ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करेगा ना। इसका मतलब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करती है, जबकि जो हमारी शिप है वो कहां जा रही है? ईस्ट से वेस्ट जा रही है। यानी कि अर्थ के सरफेस की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपनी शिप जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि निकालना क्या है भाई? टेंशन निकालना है। हाँ, तो होएगा ये कि अब जो शिप है उसकी स्पीड वो नहीं रहेगी जो कि सरफेस के किसी पॉइंट की है, क्योंकि वो सरफेस के पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है। और सरफेस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि सरफेस ईस्ट, हाँ सरफेस ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जो शिप है वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब शिप की एक्चुअल वेलोसिटी क्या हुई? सरफेस की वेलोसिटी विच इज ओमेगा इंटू आर। ठीक है, माइनस वी। अब भाई मैं ओमेगा आर माइनस वी किया हूं, वी माइनस ओमेगा आर क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई ओमेगा आर बहुत बड़ा होता है।
अर्थ के सरफेस पे जो पॉइंट है उसकी स्पीड की तुलना में शिप की वेलोसिटी क्या ही होगी यार। समझ रहे हो, अर्थ का ओमेगा इंटू आर करोगे तो अच्छी खासी वैल्यू आती है। एग्जैक्टली जितनी आती है वो मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, पर अच्छी खासी आती है, व्यू उसके सामने बहुत छोटा ही होगा। ठीक, तो ये स्पीड है। अगर ये स्पीड है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है भाई? वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा कितना? वी स्क्वायर बाय आर, यानी कि ओमेगा आर माइनस वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक, ऊपर मतलब कहाँ हुआ? रेडियली आउटवर्ड। ठीक, सारा इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इमेजिनेशन। हर क्वेश्चन में यदि मैं डायग्राम बनाते बैठूंगा तो इसका मतलब आप लोग कोई प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे हो। अगर बिना डायग्राम के ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इतने सारे क्वेश्चन लगाने का फिर फायदा ही क्या हुआ इससे पहले, है ना? फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगी तो वो मेरे को बोल देना, मैं बना बना के दिखा दूंगा डायग्राम, कोई खास बात नहीं है। फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोग इतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं कि इतनी इमेजिनेशन हो जा रही होगी। ठीक है, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नीचे क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और ऊपर क्या लगेगा? एक और टेंशन टी नॉट। इसी टी नॉट की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टी नॉट प्लस ओमेगा आर माइनस वी का स्क्वायर बाय आर, और नीचे क्या लग रहा है? mg। और निकालना क्या है भाई? अब अपने को टी नॉट की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये टी नॉट नया वाला टी नॉट है, पुराना वाला टी नॉट नहीं है, ये वाला नहीं। ठीक है ना, ये तो भाई पहले था जब सिंपल शिप रुकी हुई थी। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको टी नॉट ना करके टी डैश कर लेता हूँ। ठीक है, या टी कर लेते हैं, चलो टी कर लेते हैं। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम जी माइनस ओमेगा आर माइनस वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अभी देखो भाई, मैं क्या बोला था कि v की वैल्यू तो बहुत अच्छा चलो, पहले मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ। क्या आएगा? एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टू ओमेगा इंटू आर और डिवाइडेड बाय आर। अब ये क्या करेंगे अपन? इस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के आगे, मतलब इसकी तुलना में ये वी स्क्वायर बहुत छोटा होगा, इग्नोर मार दो, जीरो हो गया ये। ठीक है, अब कोई मेरे से ये पूछ सकता है सर आप यहीं पर क्यों नहीं जीरो मान लिए? तो भाई फिर क्वेश्चन में बचेगा ही क्या? है ना, ये अप्रोक्सीमेशन कब करना है ये प्रैक्टिस के साथ आता है। सोचो यहीं पर जीरो अगर मैं मान लूंगा वी को, तब तो ये एग्जैक्टली ये आंसर आ जाएगा। है ना, मतलब शिप चल ही नहीं रही एक प्रकार से। तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ पर v तो छोटा है चलो, पर v का स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा हो जाता है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा आर के स्क्वायर के आगे। ठीक है, तो उसको इग्नोर करते और बेहतर तरीके से बनता है। इस तरह का लॉजिक काम करता है। तो ये आ गया एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर, क्या हो जाएगा? आर। और यार ये टू ओमेगा आर वी आएगा। तो एक चीज और, एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय आर नहीं आएगा, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर आएगा। ठीक है भाई, तो यहां पर मैं गलती किया हूं, ये तो एक्सेलरेशन है, इनटू मास करूंगा तब जाके फोर्स आएगा। मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल, मतलब ये जो स्यूडो फोर्स जो लगता है ना अपना, वो एम इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय आर होता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक एम मिसिंग है, यहाँ पर एम लगा दिए। अब ये बन गया एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस टू ओमेगा आर वी एम डिवाइडेड बाय आर। ये आर और ये आर कर गया। और क्या पता है भाई हमको? हाँ, इस माइनस साइन के साथ ये माइनस साइन जब प्लस होएगा, प्लस हो जाएगा, ले देखिए। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है ये क्या है? ये तो टी नॉट ही है जो शुरू में था। तो टी नॉट प्लस टू ओमेगा वी एम, दिस इज द आंसर। मतलब शिप के घूमने की वजह से टेंशन थोड़ी सी बढ़ जा रही है ना, टू ओमेगा वी एम बढ़ जा रही है। सोचो भाई, बढ़ कैसे जा रही है टेंशन? क्योंकि अगर शिप सरफेस की वेलोसिटी को सपोर्ट करता ना, तो शिप की वेलोसिटी अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में और ज्यादा बढ़ जाती, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ज्यादा बढ़ जाता। पर यहां क्या हो रहा है? शिप अर्थ के रोटेशन से अपोजिट मूव कर रही है, तो शिप की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द अर्थ कम हो गई, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया तो जी इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ गई, तो टेंशन की भी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। खत्म क्वेश्चन, है ना।